वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे समाज शास्त्र के महामैराथन रिवीजन क्लास के बारे में। बीए थर्ड सेमेस्टर में अगर आप हैं और आप जो है किसी भी विश्वविद्यालय किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो आपके लिए लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बीए थर्ड सेमेस्टर में आपको भारत में सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक आंदोलन के बारे में पढ़ना होता है। सोशियोलॉजी आपका सब्जेक्ट है। ध्यान रखें कौन सा सब्जेक्ट है भैया, सोशियोलॉजी यानी समाज शास्त्र। महामैराथन रिवीजन क्लास है 2025 की परीक्षाओं के लिए। ये एक प्रकार से लेक्चर जो होगा अगर आप देख लेंगे, अगर आप थर्ड सेमेस्टर में हैं तो राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिलवस्तु, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय, जन नायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय आपका, ठीक है। इसके अलावा महाराजा सुहेलदेव यूनिवर्सिटी, छत्रपति साहू जी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय, प्रोफेसर रज्जू भैया स्टेट यूनिवर्सिटी। इसके अलावा जो है महाराजा सुहेलदेव यूनिवर्सिटी हो गई, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी हो गई। इसके अलावा और भी कई विश्वविद्यालय जिनकी परीक्षाएं लिखित होने वाली हैं, जैसे मासा कुंभरी या MJPRU, BU झांसी, उन सभी के लिए लेक्चर पूर्ण रूप से समर्पित होगा। तो जिन बच्चों को एक प्रकार से देखना है आप पूरा वीडियो जरूर देखेंगे, चूंकि एक प्रकार से आज के वीडियो के माध्यम से जो क्वेश्चंस रखूंगा 100 to 100% जो है मॉडल पेपर में, यानी आपके क्वेश्चन पेपर में यही क्वेश्चंस आने वाले हैं। ये बात ध्यान रखेंगे। प्रबल दावेदारी के साथ मैं आज पढ़ा रहा हूं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। यानी कोई इफर्ट नहीं होगा, यही क्वेश्चंस आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। लगभग और लगभग यहां से आपके 60% क्वेश्चन जो होंगे हूबहू आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। आइए हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस आपकी बार आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर होने वाला है। आप सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका भैया। पहला प्रश्न आ चुका है, सामाजिक परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत बताएं। सामाजिक परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत बताने का प्रयास करें। सभी लोग बताइएगा सामाजिक परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत कौन सा है। देखिए सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांतों की अगर बात की जाए तो सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत जो होते हैं, बेसिकली सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत, ठीक है, रेखीय सिद्धांत और तरंगीय सिद्धांत, ये कई सिद्धांत होते हैं। सामाजिक परिवर्तन के प्रतिमान 3 प्रतिमान होते हैं, प्रथम प्रतिमान, द्वितीय प्रतिमान और तृतीय प्रतिमान, ठीक है। अभी उनको भी हम समझेंगे, लेकिन प्रश्न क्या है, सामाजिक परिवर्तन का जो चक्रीय सिद्धांत है ये क्या है, क्या होता है चक्रीय सिद्धांत, ये जानने का प्रयास कर। 2023 में क्वेश्चन पूछा भी गया कई विश्वविद्यालय में। देखिए इस सिद्धांत के अनुसार सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया में पुनरावृत्ति होती है। पुनरावृत्ति मतलब क्या होता है, जैसे कि एक परिवर्तन जो हो गया, यानी आज का ऐसा समाज है, ये समाज फिर से लौट करके फिर ऐसे ही बन जाएगा, जैसे कि ठंडी गर्मी बरसात, ठीक है। तो एक प्रकार जैसे मौसम बदलते हैं और फिर वहीं पर आ जाते हैं, ठीक है। तो सेम ऐसे ही एक प्रकार से समाज जो होता है इसमें भी परिवर्तन होता है, यानी समाज में कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं जो आज जो हैं वो एक प्रकार से थोड़े से चेंज होंगे, फिर कहीं ना कहीं पे फिर इसी स्थिति में, आज वाली स्थिति में फिर से आ जाएंगे, यानी दोहराव होता है, घुमाव होता है, ठीक है। ध्यान रखिए सामाजिक परिवर्तन को चक्रवात माना जाता है। चक्रवात मतलब कि ये घूमा करते हैं, जैसे कि पहले आप देखते ठंडी आई, ठीक है, ठंडी के बाद में फिर कौन सा महीना आया आपका, गर्मी आ गया, ठीक है, गर्मी आएगा, गर्मी के बाद में फिर कौन सा मौसम आएगा, बरसात आएगा, ठीक है। ऋतुएं तमाम परिवर्तित, तो बरसात के बाद में फिर ठंडी आ जाएगी, फिर गर्मी, फिर बरसात, इस तरीके से कन्वर्ट होता, मौसम परिवर्तित होता रहेगा, ठीक है। ये होता है आपका चक्रीय परिवर्तन, ऐसे समाज में परिवर्तन होता है। चक्रीय सिद्धांत के अनुसार घटनाएं एक निश्चित क्रम में होती हैं और फिर इसी प्रकार दोहराती रहती है। एक निश्चित क्रम में घटना घटित हुई, फिर एक प्रकार से उसी निश्चित क्रम में फिर से घटित होने लगती हैं, यानी कि वो दोहराव चलता रहता है। पहले जन्म होता है बच्चे का, किसी व्यक्ति का पहले जन्म होता है, फिर वह शिशु अवस्था में आता है वही बच्चा, फिर वह किशोर अवस्था में जाता है, फिर वृद्ध अवस्था में जाता है, फिर उसकी मृत्यु हो जाती है, फिर उसका जन्म होता है, फिर शिशु अवस्था में जाता है, फिर किशोर अवस्था, फिर वृद्धावस्था, फिर मर जाता है। इस तरीके से एक प्रकार से यही क्रम चलता रहता है। समाज की परिवर्तन का जो सिद्धांत है, यही सिद्धांत जो है चक्रीय सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। मेरे हिसाब से चक्रीय सिद्धांत अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये होता क्या, तो इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है। प्रकृति में भी ऐसे चक्र चलते रहते हैं परिवर्तन के, जैसे जैसे प्रातः काल के बाद में दोपहर आती है, दोपहर के बाद में सायंकाल आता है, फिर रात्रि होती है, फिर से सुबह प्रातः काल हो जाती है, फिर एक प्रकार दोपहर होता है, फिर सायंकाल आता है, फिर प्रातः काल होता है, फिर रात्रि होती है। इस तरीके से एक प्रकार से ये जो है सिस्टम चलता रहता है। इस प्रकार ऋतुओं में भी ऐसा ही होता है, गर्मी, वर्षा, जाड़ा, बसंत, गर्मी, ये फिर वर्षा, फिर जाड़ा, फिर बसंत, इस तरीके से ये क्रम चलता रहता है। तो ये एक प्रकार से जो परिवर्तन होता है, ये परिवर्तन की दिशा जो होती है वह एक प्रकार से एक निश्चित क्रम में होने के साथ साथ अपनी पुनरावृत्ति भी करती है, दोबारा से फिर से दोहरा करके आ जाती है, फिर वही होता है। मेरे हिसाब से अब इसमें आपको समझाने की जरूरत नहीं है।
चक्रीय परिवर्तन से कैसा भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, जैसे स्पेंगलर महोदय वगैरह इससे संबंधित रहे हैं, इससे कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछेगा आप आसानी से बता पाएंगे अगर आप जो है इसको समझ पाएंगे। क्योंकि आपका बस कॉन्सेप्ट क्लियर कर ले कि नहीं, मैं वो टॉपिक क्लियर कर दूं, बस आपको समझ में आ जाए कि भाई फलाने टॉपिक का मतलब क्या होता है, बस उतना टॉपिक समझ जाओगे। आप लिख खुद ही लोगे, आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप कुछ भी लिखोगे उस टॉपिक से रिलेटेड जो चीज़ें आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा बना करके लिख दोगे, नंबर आपको मिल जाएगा भाई। ठीक है, चलें चक्रीय सिद्धांतों में, कहाँ भाग गए महाराज, देखिए चक्रीय सिद्धांतों में सांस्कृतिक या नैतिक नियतिवाद शामिल हो सकता है, जिससे समाज का उत्थान व पतन जो होता है मूल्यों और विश्वासों पर प्रभावित होता है। इस तरीके से एक प्रकार से चक्रीय परिवर्तन संपन्न होता है समाज में। तो समाज के परिवर्तन का एक प्रतिमान है या एक प्रकार से एक सिद्धांत होता है चक्रीय सिद्धांत। अगला प्रश्न, सामाजिक परिवर्तन का जनसंख्यात्मक सिद्धांत क्या है, यानी कि जनसंख्या की वजह से, जनसंख्या जब घटती है या बढ़ती है तब भी समाज पर परिवर्तन का मतलब होता है, यानी कि जनसंख्या के बढ़ने या घटने से समाज पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है, सामाजिक रीति रिवाजों पर परिवर्तन क्या होता है। सामाजिक परिवर्तन का सीधा सीधा मतलब होता है सामाजिक संरचना में परिवर्तन, ठीक है, सोशल स्ट्रक्चर में परिवर्तन, ठीक है, ध्यान रखेंगे। सामाजिक मूल्यों में परिवर्तन, सामाजिक संबंधों में परिवर्तन को ही सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। सामाजिक परिवर्तन का जनसंख्यात्मक सिद्धांत टी.आर. माल्थस नाम के एक विद्वान हैं, इन्होंने दिया है। जनसंख्यात्मक सिद्धांत है, माल्थस का बड़े फेमस विद्वान है। इन्होंने कहा माल्थस ने कि जनसंख्या की वृद्धि दुगुनी रफ्तार से होती है। जैसे कि आज एक जनसंख्या है, कल 2 ही हो जाएगी, फिर 2 दूनी 4, फिर 4 दूनी 8, फिर 16, फिर 32, फिर 64, इस तरीके से जनसंख्या बढ़ती है, ठीक है। जबकि संसाधनों की वृद्धि जो होती है वो समान गति से होती है, यानी कि जैसे आज 1 है संसाधन, काल 2 होंगे, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है। इस तरीके से जो एक प्रकार से उपयोग के साधन है उनकी एक प्रकार से उत्पत्ति एक निश्चित क्रम में होती है, यानी 1 2 3 4 5, जबकि एक प्रकार से गणितीय अनुपात में बढ़ते हैं, दुगुनी रफ्तार से बढ़ते हैं, ठीक है। इस तरीके यानी गुणोत्तर श्रेणी में जनसंख्या की वृद्धि हो रही है, जनसंख्या कर लें यहाँ पर, ठीक है। और एक प्रकार से समांतर श्रेणी में बढ़ रहा है कौन, जो है उत्पादन के साधन या एक प्रकार से जो संसाधनों का हम उपयोग करते हैं। अर्थात जनसंख्या की वृद्धि ज्यामितीय अनुपात से होती है, जबकि खाद्य आपूर्ति अंकगणितीय अनुपात में होती है। यदि जनसंख्या में होने वाली वृद्धि को स्वतंत्र छोड़ दिया जाए तो प्रत्येक 25 वर्ष में दोगुनी हो जाएगी, यानी जनसंख्या की जो एक प्रकार से ये रफ्तार चल रही है, अगर इसको स्वतंत्र छोड़ दे, इस पर कोई नियंत्रण, जनसंख्या या परिवार नियोजन या तमाम प्रकार के नियंत्रण न किया जाए, तो एक प्रकार से आप जानेंगे कि लगभग और लगभग दोगुनी हो जाएगी जनसंख्या 25 साल में। जैसे कि आज 1 लाख जनसंख्या किसी देश की है, तो 25 साल के बाद में उस देश की जनसंख्या 2 लाख हो जाएगी माल्थस के थ्योरी के अकॉर्डिंग, ठीक है। आगे देखेंगे महोदय, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, सूचना प्रौद्योगिकी। प्रश्न क्या है, सूचना प्रौद्योगिकी क्या है भाई, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। सूचना प्रौद्योगिकी जिसको आप IT कहते हैं, ठीक है, सूचना प्रौद्योगिकी IT, ठीक है, वह सूचना तक पहुंचने के लिए कंप्यूटर सिस्टम था, IT उपकरणों का उपयोग है, यानी कि सूचना प्रौद्योगिकी सूचना तक पहुंचने का, इंफॉर्मेशन तक पहुंचने के लिए कंप्यूटर सिस्टम था, कंप्यूटर सिस्टम या उपकरणों का उपयोग होता है। सूचना प्रौद्योगिकी जो है हमारे कार्यबल, व्यवसाय, संचालन, ठीक है, संचालन और सूचना तक व्यक्तिगत पहुंच के इस बड़े हिस्से के लिए जिम्मेदार है कि इसमें हमारी अधिकांश दैनिक गतिविधियां शामिल होती है। आज के समय में सूचना प्रौद्योगिकी हमारे जीवन में व्यावसायिक तथा सामाजिक आवश्यकता की दृष्टि से बहुत विशेष योगदान है, इसका बहुत महत्व है। कम समय में सूचनाओं का आदान प्रदान सरल और सुगम हो सका है। हम यहाँ पर बैठ करके एक प्रकार से आपको पढ़ा रहे हैं, खड़े होकर के पढ़ा रहे हैं, ठीक है, और आप वहाँ पर रजाई में लेट करके आराम से देख रहे हैं। ये सूचना प्रौद्योगिकी के द्वारा ही संभव है, अन्यथा एक प्रकार से टीचर बैठ करके पढ़ाता है और जो है बच्चा भी बैठ करके ही पढ़ता है। लेकिन आज आप जो है चाहे लेट करके पढ़े, रजाई में आप ओढ़े हो, आराम से पढ़ रहे हो, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठंडी में तो मैं आपके लिए खड़ा ही हूँ, ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से ये होता है भैया, क्या सूचना प्रौद्योगिकी की वजह से भी एक प्रकार से हमारा पूरा जीवन बदला है। सूचना प्रौद्योगिकी से सामाजिक संबंधों में परिवर्तन आया है। सूचना प्रौद्योगिकी जैसे फ़ोन वगैरह के आ जाने से, तमाम प्रकार के और इंटरनेट वगैरह के आ जाने से, आप पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से पहले सूचना पढ़ते थे, आजकल TV पर सारे सूचनाएं आ जाती हैं, ठीक है। तो ये तमाम प्रकार की चीज़ें जो है महोदय, ये सब एक प्रकार से सामाजिक परिवर्तन के लिए द्योतक हैं, सामाजिक परिवर्तन को बढ़ावा देती हैं, ठीक है।
अगला क्वेश्चन आ चुका है। प्रश्न आप देखेंगे सभी लोग। प्रश्न है संस्कृतिकरण क्या होता है। संस्कृतिकरण को एक प्रकार से क्या बोलते हैं, संस्कृतिकरण को बोलते हैं कल्चरलाइजेशन, यानी कि संस्कृतिकरण का मतलब सीधा सीधा होता है कि जब एक प्रकार से संस्कृतिकरण की अवधारणा एम.एन. श्रीनिवास ने दी। सबसे पहले बात ये जानेंगे, एम.एन. श्रीनिवास जो है ये भारतीय समाजशास्त्री हैं, बड़े फेमस समाजशास्त्री हैं। संस्कृतिकरण में इन्होंने कहा कि एक प्रभु जाति होती, प्रभु जाति मतलब उच्च जाति, द्विज जातियों को प्रभु जाति कहा, यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये सब एक प्रकार से कौन से होते हैं, ये सब एक प्रकार से द्विज जातियाँ हैं। तो जब इनके क्रियाकलापों को यानी उच्च जातियों के क्रियाकलापों को, उनके पहनावा ओढ़ावा को, उनके जैसे व्यवहार को जब निम्न जाति के लोग उसको अपनाने लगते हैं और एक लंबी प्रक्रिया होती है, बहुत लंबे समय तक उनकी क्रियाओं प्रक्रियाओं को, उनके बोलचाल ढंग, उठने बैठने के तौर तरीकों को करने लगते हैं, तो एक प्रकार से वह जाति जो होती है निम्न जाति, वह भी उच्च जाति में कन्वर्ट हो जाती है। ये प्रक्रिया संस्कृतिकरण की होती है, ऐसा एम.एन. श्रीनिवास कहते हैं। एम.एन. श्रीनिवास ने अपनी पुस्तक रिलीजन एंड सोसाइटी एमंग द क्रॉस मतलब कि क्रूग्स ऑफ साउथ इंडिया में जाति की प्रक्रिया को व्यक्त करते हुए संस्कृतिकरण हेतु प्रत्यय का प्रयोग किया। अपनी इस परिभाषा में बाद में चल करके संशोधन किया और इसे पुनः परिभाषित करते हुए इन्होंने लिखा, एम.एन. श्रीनिवास जी ने, कि संस्कृतिकरण यानी कि कल्चरलाइजेशन वह प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा कई निम्न हिंदू जाति, यानी कई निम्न हिंदू जाति या कोई जनजाति अथवा कोई अन्य जाति समूह जो एक प्रकार से नीच मतलब कि जिनको नीच समझाता है या फिर जो एक प्रकार से जिनकी समाज में वैल्यू कम होती है, ऐसी जातियाँ उच्च और प्रायः द्विज जाति में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ये सब आते हैं। तो उच्च और प्रायः द्विज जातियों की दिशा में अपने रीति रिवाज, कर्मकांड, विचारधारा, पद्धति इनको बदल लेता है, यानी कि उच्च जातियों जैसे पद्धति अपना लेता है, उन्हीं जैसी विचारधारा अपना लेते हैं, उनके ऐसे कर्मकांड करने लगते हैं, उनके ऐसे रीति रिवाज करने लगते हैं। ठीक है, सामान्यतः ऐसे परिवर्तनों के बाद निम्न जाति जातीय संस्तरण की प्रणाली में स्थानीय समुदाय में उसे परंपरागत रूप से स्थिति प्राप्त हो जाती है, उससे उच्च स्थिति का दावा करने लगती है। यानी जैसे आजकल बहुत सारी छोटी जातियाँ सिंह टाइटल लगाने लगी हैं। ठीक है, जैसे कि एक प्रकार से राणा जो होते हैं वो भी सिंह लगाने लगे, जिसको घरुक कहते थे पहले, वो भी अब सिंह लगाते हैं। इसके अलावा कुछ कुम्हार लोग भी सिंह लगाते हैं। ऐसे ही तमाम प्रकार के और जाति के लोग जो है सिंह टाइटल लगाने लगे। अब सिंह कौन लगाते थे, ठाकुर लोग लगाते थे। तो ऐसे में अब सिंह लगेगा तो कुछ दिन बाद में अब ये जातियाँ क्या बन जाएंगी, ठाकुर बन जाएंगी। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे लोग जो है लोनिया ठाकुर लगाते हैं। चौहान जो होते थे पहले, चौहान जो लोनिया ठाकुर मतलब लोनिया होते थे वो चौहान लिखने लगेंगे। चौहान भी एक ठाकुर है, चौहान वंश के। ठीक है, तो इस तरीके से चीज़ें होने लगती हैं। सामान्यतः बहुत दिनों तक, बल्कि वास्तव में 1-2 पीढ़ियों तक दावा किए जाने पर कि हम ऐसे मतलब क्रियाकलाप सब करते रह लेते हैं, उसके बाद में उसे स्वीकृति मिल जाती कि हाँ आप भी बड़ी जाति हो, आपको कर्म मिला लिया गया, तो आप एक प्रकार से बड़ी जाति बन गए। जैसे पहले बहुत लोग होते थे हरवाह चरवाह के लिए गाँव में आते थे, बस जाते थे, उनको लोग कहते थे कि चलो भाई अपनी आवश्यकता के अकॉर्डिंग उनको जाति में बना लेते थे बड़े बड़े जाति के लोग। जैसे हमारे गाँव में भी ऐसी संस्कृतिकरण की प्रक्रिया के द्वारा कई जातियों को एक प्रकार से कन्वर्ट किया गया। ठीक है, बहुत पहले की बात है, मैं तो एक प्रकार से तब नहीं था, लेकिन जो लोग बताते हैं कि भाई ये लोग पहले ऐसे कुछ लोग आए थे यहाँ पर, तो उनको फिर कन्वर्ट कर लिया गया। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, संस्कृतिकरण मतलब सांस्कृतिक विलंबना क्या होती है। देखिए संस्कृति दो होती है, एक होती है आपकी भौतिक संस्कृति, एक होती है अभौतिक संस्कृति। तो भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति, इनमें क्या होता है, जब अगाराव पिछड़ाव हो जाता है, मतलब कि जैसे संस्कृति, भौतिक संस्कृति क्या है, जैसे कि आपका ये पेन हो गया, भौतिक संस्कृति है, या जो भी आपको पंखा, टीवी, कूलर, एसी, फ्रिज जो भी आपको दिख रहा है, घर वर, ईंटा, तख्ता, सब जो कपड़ा लत्ता दिख रहा है, ये सब आपका भौतिक संस्कृति है, जिसका आप उपयोग करते हैं, जिससे आप सुख प्राप्ति करते हैं। ठीक है, वो सब आपकी भौतिक संस्कृति है। अभौतिक संस्कृति जैसे आपके नियम कायदे, आपके विचार, आपका ज्ञान वगैरह जो है, यानी अभौतिक संस्कृतियाँ आपको दिखती नहीं है, भौतिक संस्कृति आपको दिखती है। तो जब भी एक प्रकार से क्या हो, मान लेते हैं कि संस्कृति यानी कि जो टीवी, कूलर, एसी खूब बढ़ जाए, लेकिन उनको चलाने के लिए आपके पास दिमाग ही ना हो, यानी भौतिक संस्कृति का विकास हो जाए और अभौतिक संस्कृति का विकास ना हो, या पीछे रह जाए अभौतिक संस्कृति, तो ऐसी स्थिति को सांस्कृतिक विलंबना कहते हैं। यानी एक संस्कृति आगे हो जाए, एक संस्कृति पिछड़ जाए, सांस्कृतिक विलंबना माने होता है विलंब होना, एक संस्कृति विलंब हो जाए, एक संस्कृति आगे निकल जाए, ऐसी चीज़ों को एक प्रकार सांस्कृतिक विलंबना कहते हैं। और इसकी अवधारणा एक प्रकार से बड़े ज़बरदस्त तरीके से दिया एम.एन. श्रीनिवास ने, आगवर्द महोदय ने दिया है सांस्कृतिक विलंबना की अवधारणा। देखिए सांस्कृतिक विलंबना शब्द का तात्पर्य होता है कि जब समाज की प्रौद्योगिकी में आए परिवर्तनों से किसी सामाजिक जीवन के नियामक विचार, जीवन मूल्य और आदर्श तथा विश्वास
तालमेल ना रख करके पिछड़ रहे हैं। अर्थात जब भौतिक संस्कृति पीछे रह जाती है या पिछड़ जाती है तब उसे हम सांस्कृतिक विलंबना या सांस्कृतिक पिछड़ापन कहते हैं। भौतिक संस्कृति पीछे रह गई, उसमें ज्ञान खूब बढ़ गया, तब भी सांस्कृतिक विलंबना होगी। उल्टा भी कर सकते हैं आप। तो सांस्कृतिक विलंबना ये होती, परीक्षा में 100% क्वेश्चन आता है। मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन ऐसे नहीं रखे गए हैं, ये सब क्वेश्चन 100 to 100% आएंगे। इसका प्रबल दावेदारी शुक्ला स्टडी पॉइंट कर रहा है। तो ये सब क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा महोदय। यही सब क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं ऐसे आपको समझा ही रहा हूं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करते रहें, दबा करके शेयर कर दीजिए सभी दोस्त। पश्चिमीकरण क्या होता है महोदय बताएं? पश्चिमीकरण क्या होता है? ठीक है, पश्चिमीकरण की अवधारणा के अंतर्गत भारत में होने वाले वे सभी सांस्कृतिक परिवर्तन और संस्थात्मक नवीनताएं आ जाती हैं। यानी जो हम एक प्रकार से नवीनता, जैसे कटी फटी जींस पहनते हैं, ये सब पाश्चात्यकरण का ही प्रभाव है, पश्चिमीकरण का ही प्रभाव है। यानी कि पश्चिम के जो देश हैं, यूरोपीय कंट्रीज़ के देश हैं, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, इटली, इन सभी के जो क्रियाकलाप है, ये सब लोग जो करते हैं, उनकी चीज़ों को देख करके हम भी वैसा क्रियाकलाप करने लगते हैं। तो वो आपका क्या हो जाता है? वो होता है आपका पश्चिमीकरण। यानी पश्चिम के जैसा संस्कृतिकरण में क्या होता है कि छोटी जातियाँ बड़ी जातियों की चीज़ों को सीखती हैं, ऐसे ही एक प्रकार से जब एक प्रकार से जो पूरब के देश हैं वो पश्चिम के देशों के बारे में उनसे सीखते हैं, उनके क्रियाकलापों को, उनके रहन सहन, पहनावा ओढ़ावा को वो सीखते हैं, उनसे प्रभावित होते हैं, तो वह पश्चिमीकरण कहलाती है। ठीक है, तो जो इस देश में पश्चिमी देशों से प्रमुखता इंग्लैंड के राजनीतिक और सांस्कृतिक संपर्क के कारण से आए हैं। पश्चिमीकरण का तात्पर्य विविध प्रकार के परिवर्तनों से, जैसे कि वस्त्र पहनने का तरीका अलग हो गया, भोजन खाने का तरीका अलग हो गया। आजकल लोग एक प्रकार से बड़े बड़े चम्मच से, दोनों हाथ ऐसे भोजन करते हैं, दो दो चम्मच उठा करके हाथ से भोजन करने का वो प्रथा खत्म हो गई। आजकल बर्तन नाना प्रकार के चल गए, कई प्रकार के, उसमें लोग भोजन करते हैं। रहन सहन का ढंग पूरा बदल चुका है। आजकल सब चीज़ एक प्रकार से सब टेक्नोलॉजी ने हावी हो गई, सब टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो इस तरीके से ये सब पश्चिमीकरण का ही प्रभाव है। ध्यान, तो पश्चिमीकरण का सीधा सीधा मतलब होता है कि जो इंग्लैंड के या अन्य देशों से जो हमने सीखा है वहाँ के लोगों से, वो सब। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आ चुका है आधुनिकीकरण, मॉडर्नाइजेशन जिसको कहते हैं। एम एन श्रीनिवास ने, देखिए, पश्चिमीकरण, संस्कृतिकरण, ठीक है, वैश्वीकरण, इन सभी की अवधारणा, सार्वभौमिकरण, इन सभी की अवधारणा किसने दी है? एम एन श्रीनिवास ने दी है। ठीक है, श्रीनिवास ने सांस्कृतिक परिवर्तन पर बड़ा काम किया और खास करके इन कारणों पर, यानी कि संस्कृतिकरण, भौतिकीकरण, ये सब सभी पर काम किया। कहते हैं कि आधुनिकीकरण यानी मॉडर्नाइजेशन की प्रक्रिया किसी एक ही दिशा या क्षेत्र में होने वाले परिवर्तन को प्रकट नहीं करती, वरन यह एक बहुदिशा वाली प्रक्रिया है, मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस है। साथ ही यह किसी भी प्रकार के मूल्यों से बंधी हुई नहीं है, परंतु कभी कभी इसका अर्थ अच्छाई और इच्छित परिवर्तन से भी लिया जाता है। मेरियम जे लेबी ने आधुनिकीकरण को प्रौद्योगिक वृद्धि यानी टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ के रूप में परिभाषित किया है। मेरी आधुनिकीकरण की परिभाषा शक्ति के जड़ स्रोतों, यानी कि एक प्रकार से जो है मतलब कि इमीडिएट सोर्सेस ऑफ पावर और प्रयत्न के प्रभाव को बढ़ाने के लिए उपकरणों के प्रयोग पर आधारित है। मैं इन दो तत्वों में से प्रत्येक को सात तत्व का आधार मानता हूँ। कहने का मतलब, आधुनिकीकरण का मतलब क्या होता है कि जैसे आपने टीवी देखा, आधुनिक चीज़ जैसे लगा कर आजकल आधुनिकता के नाम पर जैसे मेकअप हो गया, ये भी एक आधुनिकता का ही प्रचार प्रसार है कि भाई जो व्यक्ति एकदम से काले होते हैं वो भी गोरे दिखा दिए जाते हैं। ठीक है, टीवी में आप देखते हैं जो 6 पैक वाली पूरी बॉडी आप देखते हैं, पतला दुबला इंसान भी मोटा तगड़ा दिखा दिया जाता है। ये सब आधुनिकीकरण का ही प्रभाव है। आजकल VFX वगैरह और तमाम प्रकार की ऐसी चीज़ें आधुनिकीकरण में आप देख रहे हैं, तमाम प्रकार के टेक्नोलॉजी लगातार बढ़ रही है, तो ये सब आधुनिकीकरण का ही प्रभाव है। तो ये सब भी आधुनिकीकरण है। ठीक है, इस तरीके से अपने जीवन मूल्यों को छोड़ते, धार्मिक विश्वास कम होता है आधुनिकीकरण से। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका भाई, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है, धर्मनिरपेक्षीकरण क्या होता है? धर्मनिरपेक्षीकरण, धर्मनिरपेक्षीकरण शब्द में मुख्य रूप से समाज शास्त्रीय अर्थ में ऐतिहासिक प्रक्रिया शामिल है, जिसमें धर्म का सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व कम होता जा रहा है। यानी एक प्रकार से धर्मनिरपेक्षीकरण का सीधा सीधा मतलब है कि धर्म को एक प्रकार से कम तवज्जो देना, विज्ञान को ज़्यादा तवज्जो देना, धर्म को कम तवज्जो देना, या धर्म को एक प्रकार से कम मान्यता देना। धर्मनिरपेक्षीकरण के परिणाम स्वरूप आधुनिक समाजों में धर्म की भूमिका कम हो जाती है। धर्मनिरपेक्षीकरण एक प्रकार का सामाजिक परिवर्तन होता है जिसमें धर्म धीरे धीरे अपना सामाजिक महत्व खो देता है और समाज में प्रतिबंधित हो जाता है। इस तरीके समाज में एक प्रकार से जो धर्म का दबदबा पहले बना था वो दबदबा कम होने लगा है। यही धर्मनिरपेक्षीकरण होता है। धर्म को एक प्रकार से उतना पावरफुल या उतना डरावना करके जो पहले बताया जाता था वो सारी चीज़ें अब खत्म हो रही हैं। यही एक प्रकार से धर्मनिरपेक्षीकरण होता है।
आगे देखेंगे सारे प्रश्न आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, यह बात आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, आप में से जिन बच्चों को एक प्रकार से कोर्स में ज्वाइन होना यानी कि ये सब पीडीएफ प्राप्त करनी है मॉडल पेपर की, महासंग्राम वीडियो की रिवीजन क्लास की या और भी चीज़ों की चैप्टर की, तो आपको एसएमएस करेंगे 9161936062 पर और आप ग्रुप से ज्वाइन हो जाएंगे। ठीक है, मात्र 100 रुपीज़ के लिए व्यवस्था कर दी गई। आप सभी सब्जेक्ट की अपना नाम, यूनिवर्सिटी का नाम और अपने सब्जेक्ट के नेम लिख करके भेज दीजिएगा। अभी भी एक प्रकार से कोर्स ओपन है। ठीक है, आपको आपके पास एक स्कैनर सेंड किया जाएगा, उसी स्कैनर पर आपको मात्र 100 रुपीज़ जो होंगे वो सेंड कर देने होंगे। ठीक है, इसमें आपको क्या मिलेगा, आपको सभी सब्जेक्ट का आपको पीडीएफ नोट्स मिलेगा, यानी कि 3 आपके जो मेजर सब्जेक्ट हैं उसका, एक माइनर सब्जेक्ट, एक कोकरिकुलर सब्जेक्ट का आपको क्या मिलेगा भैया, पीडीएफ मिलेगा और वीडियो लेक्चर मिलेंगे। आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा और आपके लिए विधिवत तैयारी हो जाएगी। बहुत आसान तरीके से चीज़ें आपको बताई जाएंगी। तो 9161936062 पर आप एसएमएस करें, नाम, यूनिवर्सिटी नाम, सब्जेक्ट नेम, तुरंत एसएमएस करें, तुरंत एक प्रकार से रात्रि में आपको जोड़ दिया जाएगा। फटाफट से एसएमएस करिएगा, सभी लोग एसएमएस करिएगा ताकि जुड़ जाए। मात्र 100 रुपीज़ में सभी सब्जेक्ट का, इसमें ह्यूमन वैल्यूज़ एंड एनवायरमेंटल स्टडीज़ का जो पेपर है उसको भी मैंने इंक्लूड कर दिया है, वो भी उसका भी ऑब्जेक्टिव मिलेगा, प्रैक्टिस सेट। ठीक है सब। अगला क्वेश्चन से वैश्वीकरण क्या है, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। वैश्वीकरण जो होता है इसका शाब्दिक अर्थ होता है स्थानीय क्षेत्रीय वस्तुओं या घटनाओं के विषम मतलब कि विश्व स्तर पर रूपांतरण की प्रक्रिया। वैश्वीकरण का मतलब क्या होता है, यानी कोई क्षेत्रीय घटना है, कोई क्षेत्रीय वस्तु है, कोई क्षेत्रीय स्थानीय वस्तु है, उस कोई घटना है, तो वो घटना या एक प्रकार से क्षेत्र या वस्तुएं जो हैं जब एक प्रकार से वो अपना रूप बढ़ाती हैं या वो पूरे विश्व में फैलने लगती हैं, वही वैश्वीकरण होता है। जिसका वैश्वीकरण वह शब्द है जिसका उपयोग दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं, संस्कृतियों और आबादी की बढ़ती परस्पर निर्भरता का वर्णन करने के लिए किया जाता है। आजकल पूरी दुनिया एक प्रकार से एक गांव बन करके रह गई है और एक दूसरे से मदद कर रही, एक दूसरे की हेल्प ले रही है। ठीक है, पी रॉबर्टसन कहते हैं कि वैश्वीकरण आधुनिकीकरण और उत्तर आधुनिकीकरण का अंग होता है, यानी कि वैश्वीकरण आधुनिकीकरण और उत्तर आधुनिकीकरण का एक अंग होता है। यानी आधुनिकीकरण और उत्तर आधुनिकी यानी आधुनिकीकरण के बाद वाला जो विचारधारा है उसी का एक अंग होता है वैश्वीकरण। यानी कि आधुनिकीकरण के आ जाने से एक प्रकार से सारे देश जो हैं आपस में मिलजुल करके एक दूसरे की संस्कृति को आदान प्रदान करते हैं, बातचीत करते हैं, तमाम प्रकार की चीज़ों को एक प्रकार से लाते हैं। लेचनर के अनुसार क्या है ये, देखिए वैश्वीकरण का अर्थ होता है वैश्विक संबंधों का विस्तार करना, सामाजिक जीवन का विश्व स्तर पर संगठन तथा विश्व चेतना का विकास करना। ये होता है सामाजिक मतलब कि ये होता है आपका क्या, वैश्वीकरण का मतलब। वैश्वीकरण एक प्रकार से एक व्यापक अवधारणा होती है जो छोटी समाज से लेकर के पूरे मतलब छोटी भी चीज़ें बड़ी स्तर पर जाती हैं और एक प्रकार से पूरा दुनिया एक प्रकार से गाँव की भांति इसमें काम करता है, व्यवसाय व्यापार सब होता है। स्थानीयकरण क्या होता है भैया, स्थानीयकरण देखिए सामान्यतया आंग्ल भाषा के शब्द है, कौन सा शब्द है भैया, जो है पोर्चियल का आशय होता है, यानी कि जो आंग्ल भाषा का शब्द है ये मतलब कि स्थानीयकरण, इसका आशय संकीर्णता या देहातीकरण से लगाया जाता है। यानी कहने का मतलब है कि कोई बड़ी एक प्रकार से विषय वस्तु है उसको छोटे स्तर पर कन्वर्ट हो जाना, यानी कोई एक प्रकार से बड़ी विचारधारा होती है, जब वह विचारधारा एक प्रकार से बड़े स्तर पर होती है लेकिन वह विचारधारा किन्हीं वजह से छोटे स्तर पर आती है, केवल कुछ सीमित क्षेत्र ही उसको एक प्रकार से मानने लगते हैं और पूरी बड़ी विचारधारा उसको छोड़ देती है, वही होता है आपका होता है स्थानीयकरण। जबकि एक प्रकार से सार्वभौमिकरण इसके ठीक विपरीत होता है, जब एक प्रकार से कोई छोटे गांव की कोई विचारधारा या कोई क्रियाकलाप, कोई एक प्रकार से उनके जो है रूढ़ियाँ या एक प्रकार से कोई भी एक प्रकार से नियम कायदे हैं जो कोई सी छोटे समाज में फॉलो किए जाते हैं, वही धीरे धीरे करके क्या होते हैं बड़े समाज में फैलते जाते हैं और एक बड़े धरातल पर, बड़े भूभाग पर वो फैल जाते हैं। यह प्रक्रिया सार्वभौमिकरण, यूनिवर्सलाइजेशन कहलाती है। ठीक है, तो यूनिवर्सलाइजेशन और स्थानीयकरण दोनों एक प्रकार से क्या हैं, डिफरेंट होते हैं, मतलब कि दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। इस प्रकार शाब्दिक रूप से कोई भी वह प्रक्रिया जो समूह की भावना को संकीर्ण करे यानी कि रिगिड करे, छोटी करे, अर्थात व्यक्ति को पिछड़ेपन की ओर ले जाती है अथवा समूह में ग्रामों की स्थानीय विशेषताओं को उत्पन्न करती है, उसे हम स्थानीयकरण की प्रक्रिया कहते हैं। वैसे तो स्थानीयकरण की प्रक्रिया का सर्वप्रथम उल्लेख मोरिस ओपलन नाम के एक विद्वान ने किया था, लेकिन बाद में मैकी मैरियट नाम के समाजशास्त्री ने इस पर बड़ा काम किया, इसकी विवेचना करी, उसमें संकीर्णता को अधिक महत्व न देकर के स्थानीय धार्मिक विश्वासों को अधिक महत्व दिया। कहा कि कभी कभी क्या होता है कि बड़ी एक प्रकार से किसी बड़े स्तर पर या कुछ बड़ी एक प्रकार से विचारधारा जब उसका संकीर्णता होने यानी कि कोई बड़ी विचारधारा है, कोई बड़ा एक प्रकार से जो है एक प्रकार से समुदाय है, जब वो एक प्रकार से क्या हो रहा है उसकी विशेषताएँ उसकी धीरे धीरे कम होती चली जाती हैं, एक संकीर्ण दायरे तक ही सीमित रह जाती हैं, वह प्रक्रिया आपकी स्थानीयकरण कहलाती है। जब बृहद परंपरा में
में गांव की स्थानीय विशेषताओं का समावेश हो जाता है, तब इस प्रक्रिया को हम स्थानीयकरण या ग्रामीकरण कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। यानी कि कोई बड़ी परंपरा है तो उसमें गांव की परंपरा, गांव की विशेषताएं उसी बड़ी परंपरा में शामिल हो जाती हैं, तो उसका एरिया संकीर्ण हो जाता है उस परंपरा का। ये होता है भैया क्या, स्थानीयकरण। जब एक प्रकार से अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सार्वभौमिकरण क्या है। देखिए, सार्वभौमिकरण की अगर बात की जाए तो सार्वभौमिकरण क्या होता है महोदय। देखिए, सार्वभौमिकरण की प्रक्रिया का सर्वप्रथम उल्लेख मिल्टन, सिंगर और रॉबर्ट रेडफील्ड नाम के समाजशास्त्रियों ने किया। बाद में इसका प्रयोग मैकी-मेरिट ने लघु परंपरा एवं बृहत परंपरा के पारस्परिक संबंधों को स्पष्ट करने के लिए किया। मैकी-मेरिट ने जहां एक तरफ एक प्रकार से बृहत परंपरा से लघु परंपरा में कन्वर्ट होने की प्रक्रिया को सार्वभौमिक जो है बताया था, एक प्रकार से क्या नाम है, स्थानीयकरण। वहीं पर एक प्रकार से इन्होंने एक प्रकार से बृहत परंपरा से लघु परंपरा से बृहत परंपरा में कन्वर्ट होने की प्रक्रिया को बताया, सार्वभौमिकरण होता है। यानी जब स्थानीय, लघु या छोटी परंपराओं के मिलने से एक मतलब कि कोई छोटी छोटी परंपराएं कई मिलकर के इकट्ठा एक बड़ी परंपरा का निर्माण करती हैं, तो उनका विवेचन धर्म ग्रंथों में कर लिया जाता है। तब संस्कृति के प्रसार की वह प्रक्रिया सार्वभौमिकरण कहलाती है। यानी कि एक प्रकार कोई छोटी परंपरा, छोटी अवधारणा लघु परंपरा बृहत परंपरा में कन्वर्ट होती है, वह एक प्रकार से होता है आपका सार्वभौमिकरण। लेकिन जब बृहत परंपरा में लघु परंपरा के गुण आ जाते हैं तो वह एक प्रकार से स्थानीयकरण कहलाती है। ठीक है, तो ये बात स्थानीयकरण या ग्रामीकरण। ठीक है, ये प्रश्न आपका ठीक हुआ। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। चले भाई, अगला क्वेश्चन आ चुका है, सामाजिक आंदोलन के बारे में बताएं। सामाजिक आंदोलन, देखिए सामाजिक आंदोलन एक ऐसा सामूहिक प्रयत्न है जो किसी विचारधारा के आधार पर लोगों को संगठित होकर के अपनी समस्याओं का समाधान करने तथा वांछित उद्देश्यों को प्राप्त करने की लिए मोटिवेशन देता है, प्रेरणा देता है। ठीक है, तो सामाजिक आंदोलन क्या होता है, एक ऐसा सामूहिक प्रयास होता है, प्रयत्न होता है जो किसी विचारधारा के आधार पर, यानी किसी विचारधारा पर ये लोग इकट्ठा होते हैं, लोगों को संगठित होकर के अपनी समस्याओं का, यानी जो समस्या है पूरे संगठन की, उस समस्या का समाधान करने के लिए जो एक प्रकार से जो उद्देश्य से संगठन बनाया जाता है, उस उद्देश्य को प्राप्त करने की मोटिवेशन देते हैं सभी बच्चों, मतलब सभी लोगों को, कि भाई इस उद्देश्य से हम लोग जुड़े हुए हैं और ये उद्देश्य पूरा करके ही रहेंगे। प्रत्येक सामाजिक आंदोलन में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बाध्यता और दबाव का तत्व मौजूद रहता है हमेशा। इन्हीं तत्वों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न विद्वानों ने सामाजिक आंदोलन की प्रकृति को स्पष्ट किया है। M.S. राव ने अपनी पुस्तक भारत में सामाजिक आंदोलन नाम की पुस्तक लिखी, सोशल मूवमेंट इन इंडिया। पुस्तक के लेखक कौन है, M.S. राव। इन्होंने लिखा कि एक सामाजिक आंदोलन समाज के किसी भाग के द्वारा समाज में आंशिक या पूर्ण परिवर्तन लाने के लिए किया जाने वाला संगठित प्रयत्न होता है। इसमें एक विचारधारा पर आधारित सामूहिक संगठन भी निहित होता है, यानी कि एक प्रकार से एक विचारधारा पर एक सामूहिक संगठन होता है जो किसी भी समुदाय की विशेषताओं को एक प्रकार से या उसकी समस्याओं के समाधान के लिए एक प्रकार से काम करता है। ठीक है, यह बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। फटाफट से वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। चले, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका भैया। प्रश्न देखेंगे, उद्विकास और प्रगति में क्या अंतर है, अथवा प्रगति और उद्विकास में क्या अंतर होता है। फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। समय आपका कम है, इसी वजह से मैं तीव्र गति से चल रहा हूँ। ठीक है, देखिए उद्विकास और प्रगति में क्या अंतर होता है। देखिए, उद्विकास को अंग्रेजी में एवोल्यूशन कहते हैं, प्रगति को अंग्रेजी में प्रोग्रेस कहते हैं। दोनों में कई डिफरेंस होते हैं, बेसिकली दोनों सामाजिक परिवर्तन के एक रूप होते हैं। ठीक है, देखिए उद्विकास जो होता है वैज्ञानिक धारणा है, सबसे पहली बात ये, जबकि प्रगति एक क्या है, नैतिक धारणा। प्रोग्रेस क्या है, एक मोरल धारणा है, मोरल कॉन्सेप्ट है, यानी प्रोग्रेस इज अ मोरल कॉन्सेप्ट या मोरल एक प्रकार से कॉन्सेप्ट, जबकि जो एवोल्यूशन इज अ साइंटिफिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, दूसरा एक प्रकार से अंतर है, उद्विकास एक निश्चित दशा में होने वाला परिवर्तन होता है, एक निश्चित दशा में परिवर्तन होता है, इसका कोई दबाव बढ़ाव नहीं होता। जबकि प्रगति अच्छे उद्देश्य के लिए परिवर्तन होता है, ये ध्यान में रख करके, उद्देश्य को ध्यान में रख करके भाई अच्छा जो है परिवर्तन करना समाज में। ठीक है, तो प्रोग्रेस जो होता है वो एक प्रकार से अच्छे के लिए किया जाता है, जबकि उद्विकास जो होता है एक निश्चित दशा में होता है, इसका फिक्स नहीं होता। देखिए, क्षेत्र व्यापक एक निश्चित दिशा में होने वाला प्रत्येक परिवर्तन विकास कहलाता है, ये बात ध्यान रखेंगे। जबकि क्षेत्र सीमित होता है इसका, प्रगति का प्रत्येक परिवर्तन प्रगति नहीं कहलाता, जबकि प्रत्येक परिवर्तन मतलब कि प्रत्येक परिवर्तन आपका उद्विकास कहा जा सकता है। यानी कि एक निश्चित दिशा में होने वाले प्रत्येक परिवर्तन को विकास हम कह सकते हैं। डेवलपमेंट जो होता है जब एक निश्चित दिशा में होता है किसी समाज में, तो उसको हम जो है डेवलपमेंट कह सकते हैं।
चौथा अंतर ये कि उद्विकास का रूप सदैव एक सा रहता है। उद्विकास अपना एक प्रकार से उसकी गति जो होती है वो एक सी रहती है, आराम से होता है, जबकि प्रगति की धारणा देश काल के अनुसार बदलती रहती है। यानी कि समय के हिसाब से एक प्रकार से कहाँ पर हो रही प्रगति, किस देश में हो रही है और कितने कब समय हो रही, तो यानी कि इसमें एक प्रकार से समय के अकॉर्डिंग इसमें चेंजमेंट होते रहते हैं, जबकि इसमें नहीं होता। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आ चुका महोदय। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्या आ चुका है? प्रश्न आ चुका है, इसका आधार प्राणी शास्त्रीय नियम है। किसका? इसका आधार किसका? उद्विकास का आधार प्राणी शास्त्रीय नियम होता है, जबकि इसका आधार सामाजिक मूल्य और आदर्श होते हैं। यानी सामाजिक मूल्य और आदर्श जो होते हैं ये प्रगति में काम करते हैं, जबकि इसमें प्राणी शास्त्रीय नियम होते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर उद्विकास जो होता है, मनुष्य के पूरा का पूरा क्या होता है, शरीर बदल गया पूरा का पूरा, मनुष्य के विचार भी बदल गए, दोनों शामिल हो गए उसमें। लेकिन इसमें केवल नैतिक चीज़ें शामिल होती है प्रगति में। उद्विकास की गति धीमी होती है, जबकि प्रगति की गति धीमी भी होती है और तेज भी हो सकती है। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला प्रश्न, उद्विकास की प्रक्रिया स्वचालित होती है, जबकि प्रगति की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करना पड़ता है। यानी प्रगति को एक प्रकार से धक्का देने की जरूरत पड़ती है, जबकि उद्विकास एक प्रकार से अपने आप स्वचालित एक प्रकार से मोटर कार की तरह होता है। आगे देखेंगे, उद्विकास वृद्धि की ओर संकेत करता है, जबकि प्रगति से अभिप्राय सामाजिक जीवन के गुणों में वृद्धि करने से होता है। ठीक है, अगला प्रश्न, विकास प्रत्यक्ष रूप से व्यक्ति से संबंधित नहीं होता है उद्विकास, जबकि प्रगति समाज के सदस्यों से संबंधित होती है। इसके अलावा उद्विकास की प्रक्रिया सरल से जटिल की ओर होती है। यानी कि पहले का समाज कैसा था, सरल था। पहले के समाज में क्या होता था, लोग बस रोटी कपड़ा मकान होता था, उसी की एक प्रकार से इच्छा के लिए लोग जुड़े रहते थे। आजकल क्या है महोदय, आजकल क्या है भैया, आजकल क्या है, रोटी कपड़ा मकान छोड़ो, आजकल तो भाई रोटी कपड़ा मकान तो सबको मिल जाता है, लेकिन मतलब कि कुछ लोगों को छोड़ करके बाकी एक प्रकार से आप देखेंगे आजकल की तमाम आवश्यकताएं बढ़ती जाती हैं, क्योंकि मनुष्य बहुत नीडी प्राणी है। यानी कि मनुष्य आवश्यकताओं का एक प्रकार से पुतला होता है। मनुष्य एक प्रकार से हमेशा एक प्रकार से कोई ना कोई आवश्यकताएं मनुष्य की हमेशा बनी रहती हैं, तो उन्हीं आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मनुष्य हमेशा जुड़ा रहता है। ठीक है, यह बात आप ध्यान रखेंगे। और उन्हीं आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मनुष्य हमेशा एक प्रकार से प्रयासरत रहता है, काम करता रहता है, यह बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे तो प्रगति में ऐसा नहीं होता बिल्कुल। अगला है, उद्विकास की प्रक्रिया समाज के सदस्यों के दुख की चिंता किए बिना चलती रहती है, जबकि वार्ड कहते हैं कि प्रगति का कार्य जो होता है मानवीय सुखों में वृद्धि करता है। यानी प्रगति मानवीय सुखों में वृद्धि करती है, जबकि एक प्रकार से उद्विकास में ऐसा नहीं होता कि भाई सुख के लिए ही परिवर्तन होता है। इसमें दुख भी हो सकता है, सुख भी हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ चुका है, सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा। ऐसे इन्फॉर्मेटिव क्लास मैं लगातार आपके लिए लाता रहता हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन से, सामाजिक परिवर्तन के प्रतिमानों को समझाइए अथवा सामाजिक परिवर्तन के व्यापक प्रतिमानों का वर्णन कीजिए। दीर्घ उत्तरीय का प्रश्न है भैया। देखिए प्रश्न है, सामाजिक परिवर्तन के प्रतिमान का आशय उसके विशेष रूप से मतलब उसके विशेष रूप से होता है। सामाजिक परिवर्तन जो होता है वो एक प्रकार से किसमें परिवर्तन होना सामाजिक परिवर्तन कहा जाता है। रॉबर्ट बीरस्टीड नाम के समाजशास्त्री हैं, वो कहते हैं कि प्रतिमान का तात्पर्य परिवर्तन के उस विशेष अंग से होता है जिसे समाज के अधिकांश लोग स्वीकार करते हैं। यानी प्रतिमान का मतलब होता है एक अंग, किसमें परिवर्तन होना है, समाज का एक अंग हो सकता है, आपका स्वरूप हो सकता है। साथ ही एक समाज में समाज के विभिन्न क्षेत्रों में परिवर्तन एक विशेष ढंग से देखने को मिलता है। यानी अलग अलग जो है रूपों में या अलग अलग समाज में अलग अलग परिवर्तन होता है, अलग अलग गति से परिवर्तन होता है। हर एक समाज में परिवर्तन की दिशा और दशा दोनों एक प्रकार से अलग अलग होती है, यह बात भी ध्यान रखेंगे। क्लियर। इस आधार पर मैकाइबर और पेज नाम के विद्वान हैं, इन्होंने कहा कि सामाजिक परिवर्तन के निम्नलिखित 3 प्रतिमानों का उल्लेख इन्होंने किया है। मैकाइबर पेज ने क्या कहा कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, समाज के इसी जाल में परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन कहा जाता है। ठीक है, यह बात आप ध्यान रखेंगे। प्रथम प्रतिमान सामाजिक परिवर्तन का, प्रथम प्रतिमान जिसको आप रेखीय प्रतिमान भी कहते हैं, इस प्रतिमान के अंतर्गत वे प्रतिमान शामिल होते हैं जो एकाएक होते हैं। एकाएक मतलब कि अचानक होते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए नवीन आविष्कारों से उत्पन्न परिवर्तन, यानी ऐसे परिवर्तन जो नवीन आविष्कार से, जैसे कि आप देखते हैं पहले जैसे कि पंखा, कूलर, टीवी, ये सब जो परिवर्तन हो रहे हैं लगातार, मोबाइल फ़ोन का विकास हो गया, लैपटॉप बन गए, टीवी बन गई, डिजिटल बोर्ड बन गया, ये सब विकास ही तो हो रहा है। तो यह सब विकास जो होता है आविष्कारों के द्वारा जो परिवर्तन होता है समाज में, यह परिवर्तन आपका रेखीय परिवर्तन होता है, प्रथम प्रतिमान के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये परिवर्तन एक बार उत्पन्न होने के बाद में निरंतर किसी न किसी रूप में चलते रहते हैं। ये पीछे मुड़ करके नहीं देखते, एक सीधी रेखा में परिवर्तन होता है। जैसे कि रेडियो का विकास, फिर टेलीफोन का, फिर वायुयान का विकास हुआ, ये सब एक निश्चित गति में और ऐसे ऐसे बढ़ते ही चले जा रहे हैं हम। ठीक है,
एक आविष्कार के बाद उसमें कुछ ना कुछ सुधार होता रहता है, फलस्वरूप परिवर्तन श्रृंखला बनी रहती है और एक रेखा में एक प्रकार से परिवर्तन होता रहता है, इसीलिए इसको रेखीय परिवर्तन कहते हैं। इस प्रकार के परिवर्तन को रेखीय परिवर्तन यानी कि लाइनर चेंज कहा जाता है। रेखीय का तात्पर्य होता है निरंतर एक ही दिशा में होने वाला परिवर्तन ही रेखीय परिवर्तन होता है। ठीक है, आगे देखें तो रेखीय परिवर्तन ये होता है। आगे देखेंगे दूसरा परिवर्तन होता है आपका द्वितीय प्रतिमान के अंतर्गत। वो होता है द्वितीय प्रतिमान को उतार चढ़ाव या उतार चढ़ावदार परिवर्तन कहते हैं। इस प्रतिमान में परिवर्तन की दिशा सदैव एक ओर की नहीं होती है, कुछ समय तक परिवर्तन एक विशेष दिशा में होता है, इसके बाद में परिवर्तन की दिशा विपरीत हो जाती है। इसके व्यापक क्षेत्र में जैसे कि आप देखते हैं कभी कभी आर्थिक क्षेत्र में आप देखते हैं जैसे कभी कभी तेज़ी आ गई, कभी मंदी आ गई, यानी कि जैसे कि कभी किसी चीज़ का रेट घट गया, कभी किसी चीज़ का रेट बढ़ गया, यानी कभी बढ़ता है कभी घटता है कभी बढ़ता है, यानी एक तरंग की भांति चलता रहता है, उतार चढ़ाव। आर्थिक क्रिया तथा जनसंख्या संबंधी परिवर्तन में यही प्रतिमान लागू होता है। इस प्रकार के परिवर्तन को उतार चढ़ाव प्रतिमान भी कह सकते हैं। यह प्रतिमान जनसंख्या संबंधी परिवर्तनों में देखने को मिलता है, यानी कि जनसंख्या में कभी जनसंख्या बढ़ती किसी वर्ष घट जाती, किसी वर्ष बढ़ जाती, किसी वर्ष घट जाती, इस तरीके का प्रतिमान जो होता है ये द्वितीय प्रतिमान होता है परिवर्तन का। इसके साथ ही साथ आप देखते हैं जैसे कि भैया आर्थिक क्रिया, कभी रुपया का दाम मतलब कि कभी कोई वस्तु महंगी हो जाती है, कभी सस्ती हो जाती है, कभी महंगी कभी सस्ती, यानी ग्राफ जो होता है इस तरीके से घटने बढ़ने तरंग की भांति चलता है, इसीलिए इसको एक प्रकार से लहरदार या तरंगीय परिवर्तन भी कहा जाता है। ठीक है, प्रतिमान द्वितीय प्रतिमान। तीसरा होता है भैया कौन सा प्रतिमान? तीसरा प्रतिमान होता है तृतीय प्रतिमान, जिसको आप चक्रीय प्रतिमान भी कहते हैं या तरंगीय कहते हैं। इस परिवर्तन का संबंध समाज विचारों तथा मनोवृत्तियों में होने वाले परिवर्तनों से होता है। जब किसी एक प्रकार से व्यक्ति के विचार में परिवर्तन होता है, उसके मोरलिटी में परिवर्तन होता है, इसमें परिवर्तन की प्रक्रिया तरंग के समान होती है। इस कारण इस प्रतिमान को तरंगीय परिवर्तन भी कहा जाता है। कुछ विचारकों ने सभ्यताओं में होने वाले परिवर्तनों को तरंगीय परिवर्तन के रूप में शामिल किया, यानी कि जहाँ से चलते परिवर्तन हुआ फिर वहीं पर आकर के फिर चले, इसे चक्रीय परिवर्तन मैंने बताया था, चक्रीय परिवर्तन ही तरंगीय परिवर्तन मतलब इसका तृतीय प्रतिमान के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे भाई, सभी लोग देखिएगा। प्रश्न है सामाजिक परिवर्तन की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए अथवा सामाजिक परिवर्तन की परिभाषा दीजिए। सामाजिक परिवर्तन की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। प्रश्न बहुत ही जबरदस्त पूछा गया। सामाजिक परिवर्तन की अवधारणा पूरा दीर्घ उत्तरीय में प्रश्न आएगा ये, या परिवर्तन की परिभाषा दी, समाजिक परिवर्तन की प्रमुख विशेषताएं बताएं। देखिए, सामाजिक परिवर्तन की अवधारणाओं के संबंध में विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने विचार दिए हैं। वैसे सामाजिक परिवर्तन को मैंने समझा भी रखा है, आप लोगों ने मॉडल मतलब कि चैप्टर नंबर 1 देखा होगा, मैंने पूरा विस्तार से इसमें समझाया है एक एक दृष्टिकोण को बहुत बारीकी के साथ। तो यहाँ पर हम तीव्र गति से आपको समझाते हुए चलेंगे। देखिए, दृष्टिकोणों को प्रस्तुत करता है, जैसे कि दर्शन शास्त्रियों ने इसे कारण या प्रभाव की जानकारी होने के संबंध में स्पष्ट किया सामाजिक परिवर्तन को। तो इतिहासकारों ने इसे मूर्त तथ्यों से संबंधित माना है, लेकिन समाजशास्त्री दृष्टिकोण इसे काफ़ी अलग मानता है, क्योंकि स्वयं समाजशास्त्र अमूर्त विज्ञान है। समाजशास्त्र क्या है? अमूर्त विज्ञान है, संबंधों की व्यवस्था है, मूर्त नहीं है। तो मूर्त में परिवर्तन होता तो दिखता है, लेकिन समाज के जो एक प्रकार से वो हिस्सा है, संबंधों में परिवर्तन हुआ तो नहीं दिखेगा ना कैसा परिवर्तन हुआ। यद्यपि प्रारंभ में समाजशास्त्रियों ने भी सामाजिक परिवर्तन को साधारण अर्थ में प्रयोग किया और बतलाया कि समाज में होने वाला परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन होता है। जब समाज में परिवर्तन हुआ वही सामाजिक परिवर्तन हो गया, और सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रियाओं जैसे कि उद्विकास, प्रगति, इन सभी को भी सामाजिक परिवर्तन के अर्थ के रूप में एक प्रकार से प्रयोग किया जाने लगा। लेकिन इस दिशा में सर्वप्रथम अकबर नाम के एक विद्वान हैं, उन्होंने 1922 ईस्वी में अपनी पुस्तक लिखी सोशल चेंज नाम की पुस्तक में मतलब कि इनके अंतर को स्पष्ट किया। सामाजिक परिवर्तन के संबंध में कुछ विद्वानों ने अपनी अपनी परिभाषाएं दी हैं, उन परिभाषाओं को समझते हैं भाई। देखिए, कई विद्वानों ने परिभाषाएं दी हैं, जिनमें गिलिन नाम के विद्वान हैं। इन्होंने कहा कि सामाजिक परिवर्तन का अर्थ जीवन की स्वीकृत विधियों में होने वाली परिवर्तनों से है, चाहे वह परिवर्तन भौगोलिक दशाओं के कारण हो या सांस्कृतिक साधनों की वजह से हो या जनसंख्या के रूप में हो अथवा एक समूह के में हुए आविष्कारों या सांस्कृतिक प्रसार के से उत्पन्न होने के कारणों से हो। गिन्सबर्ग कहते हैं कि सामाजिक परिवर्तन का अर्थ सामाजिक संरचना में परिवर्तन होता है। सामाजिक संरचना क्या होती है? जैसे समाज का आकार बदल जाए, समाज के जो भाग है उसकी बनावट बदल जाए, उसमें संतुलन जो है वो बदल जाए, इसके संगठन के स्वरूप में परिवर्तन हो जाए, ये होता है एक प्रकार से सामाजिक परिवर्तन। जबकि एक प्रकार से मेरिल कहते हैं, ठीक है, मेरिल कहते हैं महोदय कि समाज के एक प्रतिमानित संबंधों का जटिल जाल होता है। समाज क्या होता है? एक प्रतिमानित संबंधों का जाल होता है, जटिल जाल है, जिसके सदस्य विभिन्न अंगों में भाग लेते हैं समाज के। इन संबंधों में परिवर्तन आ जाता है और व्यवहार भी उसी समय बदल जाता है परिवर्तन के साथ, वो होता है सामाजिक परिवर्तन। ठीक है,
तो ये सामाजिक परिवर्तन, जॉनसन कहते हैं कि अपने मूल अर्थ में सामाजिक परिवर्तन का अर्थ सामाजिक ढांचे में परिवर्तन है। इसे और अधिक स्पष्ट करते हुए आगे है कि सामाजिक मूल्यों, सामाजिक संस्थाओं, सामाजिक मतलब कि संप्रदायों और पुरस्कारों, व्यक्तियों तथा उनकी अभिवृत्तियाँ, मनोवृत्तियाँ, व्यक्तियों की योग्यताएं, इन सभी में जब परिवर्तन होता है तो वह सब परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन कहा जाता है। ठीक है, सामाजिक परिवर्तन की इस तरीके से अवधारणा इन लोगों ने दी। ठीक है, तो सामाजिक परिवर्तन की यह एक प्रकार से विचारधारा, यह अवधारणा है। ठीक है, अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने हिसाब से सामाजिक परिवर्तन को परिभाषित किया है, यह बात आप ध्यान रखेंगे। उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि सामाजिक परिवर्तन का अर्थ सामाजिक संरचना में परिवर्तनों अथवा सामाजिक संबंधों में परिवर्तन से, यानी सामाजिक परिवर्तन क्या होता है, सामाजिक संरचना में यानी कि सोशल स्ट्रक्चर एंड सोशल एक प्रकार से रिलेशनशिप में परिवर्तन जो होता है वह एक प्रकार से सामाजिक परिवर्तन कहा जा सकता है। ये विभिन्न विद्वानों के निष्कर्ष हिसाब से कह सकते हैं। सामाजिक परिवर्तन के स्वरूप के संबंध में हम एक प्रकार से कई मुद्दों पर पहुँच सकते हैं, कई पॉइंट के माध्यम से लिख सकते हैं। पहला पॉइंट है कि सामाजिक परिवर्तन से सामाजिक संरचना में परिवर्तन होता है। पहला पॉइंट क्या है, सामाजिक परिवर्तन से क्या होता है, सामाजिक संरचना में परिवर्तन होता है। दूसरा पॉइंट, सामाजिक परिवर्तन से क्या होता है, सामाजिक परिवर्तन से सामाजिक संबंधों में परिवर्तन होता है। किससे, सामाजिक संबंधों में, मतलब कि सामाजिक संरचना से किसमें परिवर्तन होता है, सामाजिक परिवर्तन से सामाजिक संरचना में परिवर्तन होता है। सामाजिक परिवर्तन से सामाजिक संबंधों में भी परिवर्तन होता है, दूसरी बात। तीसरी बात, एक समूह के व्यक्तियों के व्यवहारों में परिवर्तन हो जाता है, यानी कि एक समूह का जो व्यक्ति होता है, समूह में कई व्यक्ति हैं, कई व्यक्ति के आपस में एक प्रकार से संबंध अलग अलग होते हैं, लेकिन जब समाज में परिवर्तन होगा तो सामाजिक जो समूह होंगे उनके व्यक्तियों के जो आपस में बिहेवियर होंगे, यानी आपस में जो व्यवहार होंगे, उन व्यवहार में भी परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। यह बात आप ध्यान रखेंगे। आप हमारा चेहरा देख रहे होंगे, बहुत थका थका लग रहा होगा, सोया नहीं है 2-3 दिन से, तो बिल्कुल 4 दिन से मैं लगातार एक प्रकार से जग रहा हूँ। अभी 2-3 दिन और लगातार जगना पड़ेगा। ठीक है, बड़ी अब 2-3-4 दिन का लगभग ऐसे जगना पड़ेगा, चूँकि 2-3-4 दिनों से बड़ा लोड पड़ रहा है। ठीक है, और तबीयत भी थोड़ी सी डाउन हो गई है, तो इस वजह से आप देख पा रहे होंगे थोड़ा सा मैं जो है उतनी एनर्जी नहीं रह गई है। एक समूह के व्यक्तियों के व्यवहारों में परिवर्तन हो जाता है। इसके अलावा समूह के व्यक्तियों के मानदंड में, यानी उसके नॉर्म्स में परिवर्तन दिखाई पड़ने लगता है, दृष्टिगोचर मतलब दिखाई पड़ने लगता है। तो समूह के व्यक्तियों के मानदंड में परिवर्तन हो जाता है, ये भी सामाजिक परिवर्तन का ही एक भाग है। इसके अलावा समूह के सदस्यों के विचारों में, उनके कार्य करने की जो प्रणाली, उसमें सब में परिवर्तन दिखाई पड़ने लगता है। इसके अलावा सामाजिक परिवर्तन के कारण सामाजिक अंतःक्रियाओं में भी परिवर्तन होता है। किसमें, सामाजिक अंतःक्रियाओं में परिवर्तन होता है। साथ ही साथ में किसमें परिवर्तन होता है भैया, सामाजिक अंतःक्रिया में परिवर्तन होता है। इसके साथ ही साथ सामाजिक संगठनों और सामाजिक प्रक्रियाओं में भी परिवर्तन हो जाता है सामाजिक परिवर्तन की वजह से। ठीक है, तो सामाजिक परिवर्तन के ये सब हैं। सामाजिक परिवर्तन से क्वेश्चन से पूछे जाते रहते हैं, आप आसानी से बता पाएंगे, आपको अच्छा खासा नंबर मिलेगा। यही सब क्वेश्चन परीक्षा में आपके आने वाले हैं, इससे बाहर आपको कुछ नहीं आने वाला है, तो बिल्कुल आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें यहीं से आपकी पूछी जाएंगी। ठीक है, आगे बढ़ते। तो सामाजिक परिवर्तन आपके समझ में आ रहा है कि क्या है सामाजिक परिवर्तन। देखिए, अगला पॉइंट है सामाजिक परिवर्तन की विशेषताएँ बताएं। देखिए, आधुनिक समाजों में परिवर्तन अधिक होता है। सबसे पहली बात, क्या आधुनिक समाज में परिवर्तन क्या होता है, अधिक होता है। दूसरी बात, सामाजिक परिवर्तन की अधिक तीव्र गति भौतिक वस्तुओं के क्षेत्र में देखने को मिलती है। यानी सामाजिक परिवर्तन की जो अधिक गति होती है, तीव्र गति, वो भौतिक वस्तुओं में, यानी कि जो आजकल की उपयोग के साधन है, इनमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो रहा है। समाज में समान गति से जो परिवर्तन होते हैं उनका अधिक प्रभाव लोगों के विचारों और सामाजिक संरचना पर पड़ता है। इसके अलावा सामाजिक परिवर्तन के संबंध में हम अनुमान लगा सकते हैं, उसके संबंध में निश्चित भविष्यवाणी नहीं कर सकते कि परिवर्तन कैसा होगा, परिवर्तन अच्छा होगा कि बुरा होगा, हम यह नहीं कह सकते हैं। यानी बस केवल अनुमान लगा सकते हैं कि परिवर्तन ऐसा हो सकता है। पांचवी विशेषता यह है सामाजिक परिवर्तन की कि सामाजिक परिवर्तन के अंतर्गत एक स्थिति दूसरी स्थिति को परिवर्तित करती है तथा यह क्रम तब तक चलता रहता है जब तक कि इसके बुरे या अच्छे प्रभावों से संपूर्ण समाज परिचित ना हो जाए। इस तरीके से एक प्रकार से ये होता है सामाजिक परिवर्तन, जो मैंने आपको बताया। ठीक है, आगे देखेंगे भैया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगातार आपके लिए मैं लाता रहता हूं और आप सभी लोग ऐसे ही देखते रहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन आ चुका है महोदय। प्रश्न आ चुका भैया, प्रश्न है आपका, प्रश्न अगला है आपका, कृषक आंदोलन क्या है। देखिए, कृषक आंदोलन वस्तुतः खेतीहर मजदूरों अथवा किसानों से संबंधित आंदोलन होता है।
जो उनके शोषण, पतन और आर्थिक परतंत्रता के खिलाफ उत्पन्न होता है। यानी एक प्रकार से यह आंदोलन जो है किसान लोग करते हैं। किसान अथवा उनसे संबंधित अन्य समूहों का भी सहभाग इन आंदोलनों का एक आवश्यक अंग हो सकता है। खेती करने वाला किसान, ठीक है, आधे पर मजदूरी करने वाला मजदूर, आधे जैसे कि अधिया बटैया बोता है खेत जिसको बोलते हैं, केवल हल जोतने वाला हलवाहा, धान रोपने वाली ग्रामीण औरतें, अनाज से भूसा अलग करने वाला सामान्य श्रमिक, ये सब भी आंदोलनों का समान सहभागी होता है। क्योंकि एक प्रकार से कृषक आंदोलन में वह सब शामिल होते हैं जो कृषि कार्य से रिलेटेड होते हैं, जिनको सताया गया है, जो शोषण के जिनका शोषण हुआ है, जब वह आवाज़ उठाते हैं तो वही कृषक आंदोलन होता है। कृषक आंदोलन में क्या क्या शामिल हो सकते हैं भैया? कृषक आंदोलन में एक प्रकार से खेती करने वाला किसान, आधे पर मजदूरी करने वाला किसान, ठीक है, केवल हल जोतने वाला किसान हो गया, हलवाहा हो गया, धान रोपने वाला, ग्रामीण औरतें हो गई जो हो गई धान बोने वाली, अनाज से भूसा अलग करने वाला जो श्रमिक होता है, ये सब एक प्रकार से ये आंदोलन के भाग हैं। डॉक्टर तरुण मजूमदार कहते हैं कि कृषि कार्यों से संबंधित प्रत्येक वर्ग के उत्थान तथा शोषण मुक्ति के लिए किए गए साहसी प्रयासों को कृषक आंदोलन की श्रेणी में रखा जाता है। क्या भैया कहा? तरुण मजूमदार ने क्या कहा कि कृषि कार्यों से संबंधित प्रत्येक वर्ग के उत्थान तथा शोषण मुक्ति के लिए किया गया जो साहसी प्रयास होता है सभी के लोगों द्वारा संगठित होकर के, वही कृषक आंदोलन होता है। ठीक है, यह बात। कृषक माने होता है जो खेती करने वाले मजदूर हैं, किसान हैं, जो एक प्रकार से काम करते हैं, खेती से रिलेटेड कई सारा काम करते हैं, तो वो सब एक प्रकार से इसमें शामिल हैं। ठीक है, कृषक और श्रमिक दोनों अलग अलग होते हैं, यह बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका भैया, अगला क्वेश्चन आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न आ चुका, श्रमिक आंदोलन क्या है भैया? देखिए, श्रमिक आंदोलन श्रमिकों का संगठन है जो सामूहिक रूप से कम करने की स्थिति और काम करने की स्थिति और मजदूरी में सुधार करने, सुरक्षा नियम और श्रमिक लाभ स्थापित करने और श्रमिकों को किसी कंपनी या उद्योग में आवाज़ उठाने के लिए कार्रवाई करता है। यानी कभी कभी श्रमिक, आप लोग श्रमिक आंदोलन जो होते हैं वह बेसिकली कब होते हैं? श्रमिक आंदोलन जो होते हैं, जैसे आपने पुरानी मूवीज़ देखी होगी, उसमें श्रम कि अनिल कपूर की कई मूवी है, अनिल कपूर एक प्रकार से तो श्रमिक कि एक दल होता है, श्रमिक दल, तो उसके जो लीडर होते हैं वो सभी श्रमिकों को उठाते हैं। कभी कभी ऐसे मजदूरी नहीं मिलती है या मजदूरी देर में मिलती है, मिल मालिकों के द्वारा मजदूरी कम मिलती है, ठीक है, या फिर जितना काम करते उतना नहीं मिलती है, या जो काम करते उसमें जोखिम है, जोखिमों के लिए कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ठीक है, तो इन सभी के लिए एक प्रकार से प्रायः ये सब आंदोलन करते हैं श्रमिक लोग। ठीक है, श्रमिक आंदोलन के जनक माने जाते हैं NM लोखंडे जी। लोखंडे भारत में श्रमिक आंदोलन को संगठित करने वाले पहले नेता थे जिन्होंने श्रमिकों को एक प्रकार से इकट्ठा करके और मिल मालिकों के खिलाफ आंदोलन करवाया। श्रमिक आंदोलन श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए उत्पन्न हुआ है। इससे औद्योगिक क्षेत्रों में श्रमिकों को बेहतर सुविधाओं और सुरक्षा का लाभ भी मिला हुआ है। ठीक है, यानी इससे क्या होता है कि लोगों का जो एक प्रकार से उनका जीवन है श्रमिकों का, वह एक प्रकार से काफ़ी हद तक प्रभावित हुआ है। और इससे एक प्रकार से प्रभावित होने के साथ ही साथ जो श्रमिक लोग रहे हैं उनकी हितों की रक्षा हुई है। औद्योगिक क्षेत्रों में श्रमिकों को बेहतर एक प्रकार सुविधाएं मिली हैं, सुरक्षा भी मिला है। तो जब एक प्रकार से उनको सुरक्षा नहीं मिलती है, उनको एक प्रकार से, अभी आपने देखा होगा कि वो जो सुरंग में, जैसे बड़े बड़े दक्षिण भारत में तमाम खानें होती हैं, कोयला की खानें हैं। अब कोयला की खानों में एक प्रकार से जो है श्रमिक काम कर रहा है। अब वह तो एक प्रकार से सुबह सुबह निकल गया खाना पानी लेकर के अंदर काम कर रहा है। कभी कभी वहाँ पर ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है, कभी कभी एक प्रकार से ऊपर से पूरा धंस गया मामला, नीचे तो उसमें दब जाता है व्यक्ति, तो उस रिस्क लेकर के उसमें सांस फूलने की बीमारी का हो जाती है, कभी कभी व्यक्तियों के दमा अस्थमा की बीमारियाँ हो गई, तमाम प्रकार की दिक्कतों का सामना उनको करना पड़ता। तो मेहनत करते इतना, तो मेहनत के बराबर अगर उनको धन नहीं मिलेगा, पैसा नहीं मिलेगा, तो वह व्यक्ति काम क्यों करेंगे? तो इस वजह से जब एक प्रकार से मिल मालिक जो होते ज़्यादा लाभ कमाने के चक्कर में इन लोगों को भूल जाते हैं, इन लोगों को पैसा नहीं देते हैं, या इन लोगों को उतना पैसा नहीं देते जितना ये लोग काम करते हैं, तो ऐसी स्थिति में महोदय क्या होता है, ये लोग एक प्रकार से धरना देते हैं अपनी मजदूरी बढ़वाने के लिए, अपने एक प्रकार से क्वालिटी में जो काम करने की गुणवत्ता है उसमें चेंजमेंट करने के लिए, ताकि एक प्रकार सिक्योरिटी प्रोटेक्शन के लिए भी एक प्रकार से लोग आंदोलन किया करते हैं। तो आंदोलन जो होता है बेसिकली, ये श्रमिक आंदोलन के पहले नेता कौन है? NM लोखंडे जी हैं। ठीक है, तो श्रमिक आंदोलन श्रमिकों का संगठन है जो सामूहिक रूप से कम काम करने की स्थिति और मजदूरी में सुधार करने के सुरक्षा के नियम, श्रमिक लाभ स्थापित करने और श्रमिकों को किसी कंपनी या उद्योग में आवाज़ उठाने के लिए कार्रवाई करता है। ठीक है,
आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका भाई, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन आ चुका श्रमिक दलित आंदोलन के बारे में बताएं। दलित आंदोलन क्या है भैया, बताएं दलित आंदोलन क्या होता है। दलित आंदोलन में आप सभी लोगों का नाम, सबसे पहले दलितों में किसका नाम आता है, दलितों का जैसे नाम आता है, दलित में सबसे बड़े मसीहा कौन माने जाते हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। क्या कहा करते थे भीमराव अम्बेडकर कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। वो एक प्रकार से उस समय कहा करते थे कि दलित भाइयों को पढ़ने की बड़ी आवश्यकता है। जब वह शिक्षित होंगे तो एक प्रकार से उनका रास्ता खुद ही खुल जाएगा, उनका कोई शोषण नहीं कर पाएगा। भीमराव अम्बेडकर इतना पढ़ लिए थे कि एक प्रकार से उनको बता दूं कि उनको एक प्रकार से लगभग 60 देशों के संविधानों को एक प्रकार से इन लोगों ने पढ़ा, जितने संविधान निर्माताओं ने। हालांकि एक व्यक्ति ने मिलकर के संविधान नहीं बना कि भीमराव अम्बेडकर जी ने अकेले बना दिया। BN राव जी थे और भी तमाम प्रकार के लोग थे, प्रारूप समिति पूरी थी, उसके अध्यक्ष थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे भीमराव अम्बेडकर जी। उन्होंने बड़ी मेहनत करी और सभी लोगों ने बड़ी मेहनत करी, लेकिन चूंकि जो अध्यक्ष होता है वही एक प्रकार से मेन माना जाता है। जैसे कि कैप्टनसी में रोहित शर्मा की एक प्रकार से जो है कैप्टनसी में जीते, टीम इंडिया जीती थी जो वर्ल्ड कप है अब की बार का, तो रोहित शर्मा की बड़ी प्रशंसा की लोगों ने। अब रोहित शर्मा टेस्ट बा खेल ही नहीं पा रहे हैं, टेस्ट में आप देख रहे हैं फ्लॉप हो रहे, यानी पहली गेंद पर आउट हो जा रहे हैं, गेंद समझ में नहीं आ रही इसको, ठीक है। अब उसको आप देख रहे हैं अभी टेस्ट चल रहा है, बड़ा उसमें दिक्कतें का सामना करना। हालांकि टेस्ट से क्या मतलब, आपको पेपर चल रहा है। दलित आंदोलन, दलितों के सबसे बड़े मसीहा भीमराव अम्बेडकर। अच्छा, भीमराव अम्बेडकर से भी ज़्यादा फैन फॉलोइंग किसकी थी उस समय दलितों के क्षेत्र में, महात्मा गांधी जी की थी। महात्मा गांधी एक प्रकार से चाहते थे कि जो है दलित जो हैं वो भी शिक्षित हों। दलितों के लिए महात्मा गांधी ने बहुत काम किया है, ठीक है, और भीमराव अम्बेडकर ने भी काम किया है। भीमराव अम्बेडकर तो दलितों के लिए एक प्रकार से अलग से चुनाव की बात या तमाम प्रकार की चीज़ों की बात किया करते थे, लेकिन महात्मा गांधी और इनके बीच में एक प्रकार से पूना पैक्ट होता है। पूना समझौते में महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर बैठते हैं, बातचीत होती दोनों नेताओं के बीच में और बड़े नेताओं के बीच में बातचीत होती है, और एक प्रकार से उन चीज़ों को, जो चीज़ें मांग की जा रही थी, अलग निर्वाचन पद्धति की मांग करी जा रही थी, अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग करी जा रही थी, ठीक है, किसके लिए, जैसे कि मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचन पद्धति या अलग निर्वाचन व्यवस्था कर दी गई थी अंग्रेजों के द्वारा। तो अब अंग्रेज मतलब कि मुसलमान और हिंदू तो अलग फूट पड़ चुकी थी, अब हिंदुओं में भी फूट डालने की बात एक प्रकार से लोग कर रहे थे। ऐसे में एक प्रकार से भीमराव अम्बेडकर को बार बार बुला रहे थे, ठीक है, चाहे प्रथम गोलमेज सम्मेलन हो, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, तृतीय गोलमेज सम्मेलन, सब में भाग लिया था भीमराव अम्बेडकर जी ने। तो ये सारी चीज़ें हुई, लगातार इस पर चर्चा करेंगे तो बड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा, ठीक है। तो दलित आंदोलन देखें, दलित आंदोलन समाज की निचली जातियों और अस्पृश्यों के, अस्पृश्य माने क्या होता है, ऐसे व्यक्ति जो छुआछूत से संबंधित हैं, तो अस्पृश्यों के शोषण, चूँकि बहुत शोषण, कई छोटी जातियों को चमार जाति या फिर जो एक प्रकार से हरिजन जाति है, उनको लोग अपनी खटिया पर या तख्ते पर नहीं बैठने देते हैं गांव वगैरह में पहले के ज़माने में। एक प्रकार से हम जब अब तो एक प्रकार से 2014 के बाद से मोदी जी आए हैं या उससे पहले भी आप देखते हैं, तो कहीं ना कहीं जब से डिजिटलीकरण हुआ है, सोशल मीडिया हुई है, लोग तमाम प्रकार की चीज़ों को जाने हैं, परिचित हुए हैं, तब से एक प्रकार से सब लोग बैठने उठने लगे हैं। नहीं तो पहले अपने आप आते थे। हमारे जैसे गांव में लगभग 30-35 घर जो हैं हरिजन हैं, यानी जिसको कोरी कहते हैं या चमार नहीं कोरी कहते हैं, हरिजन जाति के लोग। तो एक प्रकार से वो लोग कितना भी मतलब हो जाते, तो जैसे आते थे दादाजी हमारे बैठे हैं, तो वो एक प्रकार से नीचे में बैठे रहते थे, ठीक है, नीचे आकर के बैठ जाते थे कि पंडित जी जो है हमारे यहाँ कथा बासना है या हमारे यहाँ भोजन बना के खाना है, ठीक है। तो बाबू हमारे मतलब बाबा हमारे बोलते भी थे कि भैया बैठ जाओ, खटियो, बैठते तो नहीं, कहे नहीं बैठते, अरे ना ही पंडित जी हम आपके बराबर बैठे लायक हन, इस तरीके से वो कहते थे। यानी कहने का मतलब है कि दलित लोग जो है एक प्रकार से बड़ी ऐसे मतलब कि वो नहीं बैठते थे, क्योंकि उनके मन में ही बसा था कि भाई जो है, चूँकि एक प्रकार जब दूध का जला जो है छाछ को भी फूक फूक कर पीता है, तो चूँकि एक प्रकार से बहुत ऐसे लोग थे जो एक प्रकार से मना करते थे बैठने के लिए। तो कहीं ना कहीं पे ये चीज़ें एक प्रकार से खल जाती हैं लोगों को ना, कि भाई देखिए उसी भगवान ने आपको बनाया, उसी भगवान ने हमको बनाया, फिर ऐसे में आप में और हम में क्या चेंजमेंट है, बुद्धि का चेंजमेंट है ना। यही तो है बात कि भाई आपका दिमाग जो है ज़्यादा काम थोड़ा सा करेगा, चूँकि आपने उसका प्रयोग किया, हमने मेहनत में काम किया, तो हमारा मेहनती वाला जो है चीज़ हम ज़्यादा कर पाते हैं। आप एक प्रकार से दिमाग का काम किए तो आप विद्वान हो गए, ठीक है, और कोई लड़ने का काम करता तो वो बली हो जाता है। यानी जो भी जिस क्षेत्र में जो व्यक्ति काम करेगा उस क्षेत्र में वो व्यक्ति महारथी होगा, जाहिर सी बात है। तो वही चीज़ एक प्रकार से यहाँ पर है। तो अस्पृश्यता का मतलब कि अस्पृश्यता का तो अंत कर दिया गया। अनुच्छेद 17 भारतीय संविधान का अस्पृश्यता का अंत करता है, यानी कि अब भारत में छुआछूत अगर के नाम पर कोई अगर एक प्रकार से किसी को प्रताड़ित करता है तो वह व्यक्ति एक प्रकार से कानून की नज़र में एक प्रकार से एक अपराधी है। तो निचली जातियों और अस्पृश्य माने कि ऐसी जातियाँ जिनको छूने मतलब कि छूने का भी अधिकार नहीं, जिनको छूने पर भी एक प्रकार से कहीं ना कहीं पे लोग नहा लेते थे।
तो अस्पृश्यों के शोषण और उत्पीड़न के विरुद्ध संघर्ष की अभिव्यक्ति है। ठीक है, क्या? दलित आंदोलन। दलित आंदोलन का विकास हमें यह भी बताता है कि दलित शब्द का आशय सभी गरीब, समाज के सीमांत पर पड़े पददलित वर्ग हैं। यह आंदोलन 1956 में अंबेडकर के द्वारा शुरू किया गया था। दलित आंदोलन का मुख्य उद्देश्य जो था, भारतीय समाज में सामाजिक समानता पर आधारित आना, मतलब कि सामाजिक समानता पर आधारित समाज का निर्माण करना। ठीक है, आधारित समाज का निर्माण करना एक प्रकार से इसका उद्देश्य था। यानी ऐसा समाज हो जो एक प्रकार सामाजिक समानता पर हो, सभी लोग समान हो। ठीक है, उसमें कोई ऊंच नीच की व्यवस्था ना हो, भेदभाव ना हो कोई। यही बात एक प्रकार से दलित आंदोलन है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। अगला आंदोलन है भैया महिला आंदोलन। महिला आंदोलन क्या है? चूँकि जिस तरीके से दलितों को एक प्रकार से कहीं ना कहीं पे उतना उनको अधिकार नहीं मिला प्राचीन काल, मतलब कि प्राचीन काल में था, लेकिन बीच में आकर के थोड़ा सा गड़बड़ हुई मामले, तो ऐसे ही महिलाओं को एक प्रकार से वैदिक काल में गार्गी, मैत्री, ये तमाम प्रकार की महिलाएं हुई हैं, जो विदुषी महिलाएं हुई हैं, बहुत ज्ञानी महिलाएं हुई हैं। लेकिन जब एक प्रकार से ये समय आता है मध्यकाल का समय, उसमें सारी चीज़ें अलग थलग हो जाती हैं। लोग एक प्रकार से पुरुष प्रधानता की वजह से आ जाते हैं। पुरुष अपने आप को बड़ा तीरंदाज समझते हैं, नारी को केवल भोग्य रूप में देखते हैं। नारी केवल भोग की वस्तु है। नारी को केवल एक प्रकार से केवल एक चीज़ समझाता, मनोरंजन की वस्तु के रूप में लिया जाता था पुरुषों के लिए। एक स्त्रियों को एक प्रकार से, मतलब कि आप देखते हैं आज भी स्त्रियों के लिए एक प्रकार से नृत्य वगैरह करने के लिए आप देखते हैं कि लड़कियों को लोग डांस करने के लिए बुलाते हैं। ठीक है, ये सब एक प्रकार से पहले के ज़माने में जो मुजरा करती थी या फिर तमाम प्रकार चीज़ें तो लड़कियों को करते थे। तो ये एक प्रकार से कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे, ये उस लड़की की, आपकी भी लड़की है, वही लड़की को आप सामने देख रहे हैं नृत्य कर रही है, लेकिन अब भाई वो लड़कियां भी वैसे करना चाह रही हैं, पैसे कमा रही हैं खूब दबा करके, तो उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि हमारा जो है नारीवादी बिचारिका क्या सोच रही होंगी। ठीक है, उसमें एक प्रकार से कोई वो उतना ज़्यादा मतलब कि नारी संघर्ष या विमर्श की बात नहीं, स्त्री विमर्श। लेकिन विश्वविद्यालय में जब आप पढ़ेंगे तो नारी विमर्श वाले इतना ज़्यादा होते हैं, क्योंकि जैसे अधिकार जो नहीं दिया गया है, पहले अधिकार नहीं दिया गया, नारियों को बहुत अधिकार से वंचित रखा गया है। ऐसे घर में है बेचारी तो साड़ी ओढ़े रहो, कोई आ जाए तो भागो तुरंत इधर करो, मतलब तमाम प्रकार के ऐसे अधिकार जो उनको नहीं मिले हैं, वो जो अधिकार उनको मिलने चाहिए थे, तो उसी अधिकार के लिए संघर्ष करना, उसी अधिकार के लिए एक प्रकार से विरोध करना, धरना देना, यही एक प्रकार से महिला आंदोलन रहा है। महिला आंदोलन महिलाओं को सशक्त बनाने और उन्हें पुरुषों के बराबर अधिकार पाने के लिए एक प्रकार से किया गया आंदोलन होता है। भारत में महिला आंदोलन का पहला चरण जो शुरू हुआ है 1917 ईस्वी में शुरू हुआ और 1945 के अंतर युद्ध वर्षों के दौरान हुआ था। यानी कि एक प्रकार से जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, जो विश्व युद्ध चल रहा था, उसी दौरान दोनों विश्व युद्धों के एक प्रकार से बीच में आप देखते हैं, यानी 1914 से 1918 तक पहला युद्ध लड़ा गया, 1939 से 1945 द्वितीय विश्व युद्ध लड़ा गया। यानी इसमें इसी बीच में आप देखते हैं कि नारीवादी जो विचारिका थी, नारीवादी विचारक थे, उन्होंने भी एक प्रकार से आंदोलन करना शुरू कर दिया। महिला आंदोलन संघर्ष और विमर्श के रूप में यह प्रयास करता है कि महिलाओं को भी समान मनुष्य माना जाए, यानी जितना पुरुष को अधिकार दिया गया एक समाज में, उतना महिला को भी दिया जाए। आज जैसे कि पुरुष जो होता है कि कहीं पर भी ऐसे लड़का होता तो लोग खुशी होते, लड़की होती तो दुखी हो जाते हैं। यह भी एक प्रकार से नकारात्मक मानसिकता है। लड़की लड़का एक प्रकार से एक ठीक ठाक है। अब चूँकि लड़कियां भी काम करती हैं, लड़कियां भी एक प्रकार से नौकरी करने लगी हैं, लड़कियां भी आगे निकल रही हैं। ठीक है, लड़कियां भी लड़कों के जैसे एक प्रकार से सारी चीज़ें कर पा रही हैं। थोड़े एक मामलों को छोड़ दे, बाकी लड़कियां भी एक प्रकार से पुरुषों से कदम मिला करके भी चल रही हैं। हाँ, भगवान ने ज़रूर थोड़ा सा एक प्रकार से जैविक स्ट्रक्चर जो है थोड़ा सा अलग दिया, लड़कियों का लड़कों का अलग दिया है, तो उसके हिसाब से सारी चीज़ें वो अपने कैपेसिटी के हिसाब से बहुत अच्छी करती हैं। ठीक है, लड़कों की तरीके से उनकी गरिमा, महिलाओं की उनकी स्वतंत्रता, उनकी समानता उनके जैविक आधार पर ना होकर के उनके व्यक्ति रूप में होनी चाहिए। यानी कि उनको मात्र एक प्रकार से उनके शरीर पर ना जाकर के, उनके शरीर कोमल है, ये केवल एक प्रकार सुंदरता की वस्तु हैं, इनको निहारा जाए कि चांद सरोसन चेहरा, बालों का रंग सुनहरा, बस यही कह दो, बस एक प्रकार से वो खुशी हो जाए। महिलाएं केवल एक प्रकार से जो है एक मनोरंजन की वस्तु नहीं कि आप उनको देख करके मनोरंजित हो, आप उनको देख करके एक प्रकार से करें। हाँ, ये ज़रूरी बात है कि आप भाई मनोरंजन अपने खुशी से करें, कोई बात नहीं, लेकिन एक प्रकार से केवल उनको वही वस्तु के लिए, उनको उसी के लिए ट्रीट करना, ये एक प्रकार से कोई नहीं होता। तो उनके व्यक्ति रूप में एक प्रकार से होनी चाहिए, उनके व्यक्तित्व प्रखरता आनी चाहिए, उनके भी अपने खुद के विचार होते हैं, उनकी खुद की लाइफ होती है, तो अपने लाइफ के हिसाब से उनको जीने का पूरा अधिकार है। महिला आंदोलन बेसिकली इसी अधिकार को दिलाने के लिए लगातार एक प्रकार से महिलावादी जो एक प्रकार से विचारक हैं वो एक प्रकार से लगे रहे। तो महिला आंदोलन को लेकर के परीक्षा में प्रश्न खूब पूछे गए हैं, यह बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका भैया। अगला क्वेश्चन आ चुका पर्यावरण आंदोलन।
पर्यावरण आंदोलन की अगर बात की जाए तो पर्यावरण आंदोलन जो होता है, पर्यावरण की जो क्वालिटी है दिन प्रतिदिन घटती जा रही है। पर्यावरण की क्वालिटी जब घट रही है, इसको लेकर के एक प्रकार से कई सारे संगठन काम कर रहे हैं जो पर्यावरण की गुणवत्ता को बचाए रखने के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी पर्यावरण की जो क्वालिटी है लगातार एक प्रकार से घटती जा रही है। इसी क्वालिटी को एक प्रकार से ना घटने देना, पेड़ों को काटने से रोकना, जैसे चिपको आंदोलन आपने नाम सुना होगा। चिपको आंदोलन किसने संबंधित है? सुंदरलाल बहुगुणा जी से संबंधित है। सुंदरलाल बहुगुणा एक प्रकार से क्या करते थे, वो एक प्रकार से चिपको आंदोलन के प्रणेता माने जाते हैं। जब कोई व्यक्ति पेड़ काटने के लिए जाता था तो वह एक प्रकार से जाकर के पेड़ों को ऐसे पकड़ के चिपका लेते थे, ठीक है। तो पेड़ को भाई काटने से पहले आपको सुंदरलाल बहुगुणा जी को काटना पड़ेगा, तब आप पेड़ काटो। तो ऐसे में लोग पेड़ काटने से मना कर देते थे, ठीक है। तो इस प्रकार के आंदोलन, चिपको आंदोलन हुए, तमाम प्रकार के ऐसे नर्मदा बचाओ आंदोलन, घाटी बचाओ आंदोलन, तमाम प्रकार के आंदोलन किए गए ताकि एक प्रकार से जो प्रकृति प्रदत्त चीज़ें हैं उन पर मानवीय हस्तक्षेप कम हो। क्योंकि मानवीय हस्तक्षेप की वजह से ही एक प्रकार से जो पर्यावरण संतुलन है वो बिगड़ जाता है। इससे एक प्रकार से तमाम प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं, भूकंप हो गया, सुनामियाँ हो गई, बाढ़ हो गई, इसे तमाम प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं, सूखा हो गया, ये तमाम प्रकार की आपदाएं आती हैं, चूँकि इसमें मानव की बहुत भूमिका होती है। पर्यावरणीय आंदोलन एक अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन है जिसका प्रतिनिधित्व उद्यमों से लेकर के जमीनी स्तर पर कई पर्यावरण संगठनों के द्वारा किया जाता है। पर्यावरणीय आंदोलन का उद्देश्य होता है अस्थायी जीवन बचाने के लिए प्राकृतिक दुनिया को हानिकारक पर्यावरणीय मतलब की प्रथाओं से बचाना, ताकि पर्यावरण की गुणवत्ता बची रहे। ऐसा विकास करना, सतत विकास की ओर ध्यान दिलवाना, ताकि एक प्रकार से लोगों को एक प्रकार से ये पता चले कि पर्यावरण हमारे लिए कितना उपयोगी है। अगर हम पर्यावरण चूँकि अगर सुरक्षित रहेगा तो समाज भी सुरक्षित रहेगा। तो पर्यावरणीय आंदोलन भी एक प्रकार चलाए गए जो पर्यावरण की गुणवत्ता को जो कमी हो रही है उस कमी को कम करने के लिए, वो कमी ना हो इसकी वजह से चलाए गए, ठीक है। यह बात आप ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से आप लोगों ने पर्यावरणीय आंदोलन के बारे में समझा। अगर जिन बच्चों को कोर्स में ज्वाइन होना और ज्वाइन होना चाहते हैं उनके लिए व्यवस्था कर दी गई 91 61 93 60 62 पर उनको SMS करना है। मात्र एक प्रकार से उनको 100 रुपीज़ में व्यवस्था कर दी गई। अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम और आपके सब्जेक्ट का क्या नाम है ये सब लिख करके आप भेज दीजिएगा। आपको एक प्रकार से आपके पास एक स्कैनर सेंड किया जाएगा, उसी पर आपको मात्र 100 रुपीज़ जो होंगे वो सेंड कर देने होंगे, ठीक है। इसी 100 रुपीज़ में 3 मेजर सब्जेक्ट, एक माइनर सब्जेक्ट, एक को करिकुलर सब्जेक्ट यानी मानव मूल्य पर्यावरण अध्ययन, इसके अलावा आपका सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री जो भी आपका सब्जेक्ट होगा, एंशिएंट हिस्ट्री हो गया, हिंदी हो गया, सारे सब्जेक्ट आपके, शिक्षा शास्त्र हो गया, सभी सब्जेक्ट की तैयारी आपकी यहाँ पर हो जाएगी। तो आपकी परीक्षा चाहे MCQs बेस्ड हो रही तो उसके लिए भी व्यवस्था है, ठीक है। और परीक्षा आपकी लिखित हो रही है जैसे कि अभी मैंने बताया, तो ये लिखित में के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो जिन बच्चों का कल पेपर लगा हो उन सभी के लिए, जन एक्शन शेखर बलिया के लिए महत्वपूर्ण है, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल के लिए महत्वपूर्ण है। जिनका भी पेपर लगा होगा उनके लिए 100% इंपॉर्टेंट है। यही सब क्वेश्चन आने वाले हैं, आप इनको याद कर लीजिएगा, ठीक है। यही सब क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। इसके साथ ही साथ मैं आपको और बताऊं तो मानव मूल्य और पर्यावरण अध्ययन का एक प्रकार से लेक्चर, ये हमारा दूसरा चैनल है को करिकुलर मास्टर, इस पर यह वीडियो अवेलेबल हो चुका है, आप इसको देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन में जो प्रश्न बताए गए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट 100 MCQs 3 वर्षों में जो लगातार विभिन्न विश्वविद्यालय में पूछे गए उन प्रश्नों को कलेक्शन करके आपके लिए व्यवस्थित किया गया है। तो जिन बच्चों को एक प्रकार से नहीं मिला है वीडियो, आप जाकर के देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। हालांकि आपको बता दूं आपको कोर्स ज्वाइन करना चाहिए क्योंकि बहुत कम प्राइस में ऐसी धाकड़ व्यवस्था कर दी गई आपके लिए ताकि आप सब कुछ पढ़ सके। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे से जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।